हेलो एवरीवन, वेलकम टू लचपीशियस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इसको जो है संसद में 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में चालू वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 में जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 से लेकर के 6.8% तक जो ग्रोथ रेट है ये अनुमानित है। और 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में ग्रोथ रेट कितना था, 7% था। 2021-22 की बात करें तो 2021-22 में 8.7% था। तो तीनों जो है फैक्ट याद रखिएगा, खास करके जो है 2023-24 वाला इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा 1950 से 51 में। तो वित्त वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक जो इकोनॉमिक सर्वे था और यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय बजट को साथ में पेश किया जाता था। और 1964 के बाद इसे जो है दोनों को अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। और अमूमन देखा जाता है कि यूनियन बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजकोषीय स्थिति की बात करें तो सकल कर राजस्व यानी कि जो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, वार्षिक वृद्धि दर इसकी कितनी है। तो अप्रैल नवंबर 2022 में कितनी वृद्धि दर थी। तो याद रखिएगा 15.5% है। कितना, 15.5%। सर्वाधिक योगदान इसमें जो है किस कर का है। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर और जीएसटी का है। तो कुल जो कर कलेक्शन हुआ है, कुल जो कर का जो संग्रह हुआ है, उसमें सर्वाधिक योगदान प्रत्यक्ष कर और जीएसटी का रहा है। सकल जीएसटी संग्रह में वृद्धि तो अप्रैल दिसंबर 2022 के मध्य देखा जाए तो सकल कर जीएसटी में कितनी वृद्धि हुई है, 24.8% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए, 2022 में पूंजीगत व्यय सरकार का 2022 में पूंजीगत व्यय कितना था। तो जीडीपी का 2.5% था। याद रखिएगा 2.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। देखिए, 2022-23 की बात करें तो 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% अनुमानित है। 2021-22 की बात करें तो 6.7% था। 2020-21 में कितना था, 9.2%। तो लगातार जो है राजकोषीय घाटा में कमी आ रही है। चलिए देखते हैं मुद्रास्फीति 2022-23। तो मुद्रास्फीति 2022-23 अप्रैल दिसंबर 2022 की बात करें तो उपभोक्ता मूल्य यानी कि जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर कितना था मुद्रास्फीति 2022-23 में। तो याद रखिएगा 6.8% था। और थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इस पर जो है कितना था, तो 11.5% था। याद रखिएगा 11.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, 2018 से किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया गया है। कितना, 2018 से किसानों का जो उत्पादन लागत है यानी कि जो उनके फसल की लागत है उसका जो है 1.5 गुना एमएसपी निर्धारित किया गया है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश कितना बढ़ा है, 9.3% बढ़ा है। कितना, 9.3% है। 2021-22 के दौरान भारत में 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो स्टार लगा लीजिएगा। 2021-22 किस वित्त वर्ष में, तो याद रखिएगा 2021-22 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है,
315.7 मिलियन टन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत फसल कटाई के बाद समर्थन परियोजना और सामुदायिक खेती के लिए 3,681 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इनाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यक्तियों को व्यापारियों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कृषि वृद्धि दर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। सकल मूल्य संवर्धन पर कृषि वृद्धि दर, तो इसमें देखिए 2022-23 में कितना था, तो 3.5% अनुमानित है। 2021-22 में 3% था वृद्धि दर, और 2020-21 में 3.3% था। देखिए, तीनों सेक्टर में, कृषि, उद्योग और सेवा में, तीनों में जो है, कृषि में जो है कोविड काल वाला समय था 2020-21 में, इसी में केवल जो है सकारात्मक वृद्धि हुई थी। बाकी सेवा और उद्योग में नकारात्मक वृद्धि देखने को मिला था। तो याद रखिएगा, कोविड काल में केवल कृषि क्षेत्र में ही सकारात्मक वृद्धि देखने को मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उद्योग एवं निवेश, तो चलिए देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे में इससे संबंधित क्या आंकड़े हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, तो 2019 में 4.4 बिलियन यूएस डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात हुआ है, और 2022 में यह बढ़ के कितना हो गया है, 11.6 बिलियन डॉलर। यानी कि जो है कितनी वृद्धि हुई है, तो याद रखिएगा 3 गुना वृद्धि हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में। ठीक है, कब से कब तक, तो 2019 से 2022 के मध्य। देखिए, वैश्विक स्तर पर मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता कौन है, तो याद रखिएगा अपना प्यारा भारत है। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो 2019 में 180 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ था, और 2022 में 699 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। तो इसमें जो है कितना वृद्धि हुआ है, 4 गुना वृद्धि हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है औद्योगिक वृद्धि दर, जीबीए पर। ठीक है, तो स्टार लगा लीजिएगा औद्योगिक वृद्धि दर। तो देखिए 2022-23 में कितना रहा है, तो औद्योगिक वृद्धि दर 2022-23 में 4.1% अनुमानित है। 2021-22 में 10.3% था, और 2020-21 में -3.3% है। यानी कि नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था, कब, 2020-21 में, कोविड काल में। ठीक है, तो जबकि जो है जो कृषि वाला सेक्टर था, कृषि में जो है नकारात्मक वृद्धि नहीं हुआ था, उसमें सकारात्मक वृद्धि हुआ था। बाकी उद्योग और सेवा दोनों में इस तरह से नकारात्मक वृद्धि देखने को मिला था। चलिए अब सर्विस सेक्टर से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, तो सेवा निर्यात में, वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो 2015 में कितना था, 3% था, और 2021 में 4% हो गया है। तो 15 से 21 के मध्य 1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, भारत 2021 में शीर्ष 10 सेवा निर्यात करने वाले देशों में शामिल था। तो याद रखिएगा, शीर्ष 10 सेवा निर्यात करने वाले देशों में भारत 2021 में शामिल था। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक सालाना 18% की वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेवा वृद्धि दर। ठीक है, तो इसमें देखिए 2022-23 में 9.1% की वृद्धि दर अनुमानित है। 2021-22 में 8.4% की वृद्धि दर अनुमानित है, और 2020-21 में -7.8% का नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिला था। ठीक है, ये कोरोना काल में सर्वाधिक नकारात्मक वृद्धि सर्विस सेक्टर में देखने को मिला था, और इस बार जो है 22-23 में सर्वाधिक वृद्धि दर किस में देखने को मिला है, तो सर्विस सेक्टर में ही देखने को मिला है, 9.1%। भारत द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2070 तक। ठीक है,
भारत अपनी उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक 45% कम करेगा। ठीक है, तो भारत जो है 2005 के स्तर पर जो उसकी उत्सर्जन तीव्रता है उसको 2030 तक 45% करने का लक्ष्य रखा है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना। तो याद रखिएगा 2047 पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अक्टूबर 2022 तक देश की अधिस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी थी? 61.6 गीगावाट हो गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाह्य क्षेत्र की बात करें तो भारत 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने वाला विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। यानी कि जो है, जो बाहर से भारत में मुद्रा आया है उसमें भारत पहले स्थान पर है। रेमिटेंस, प्रेषण का मतलब क्या होता है? प्रेषण का मतलब होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस जो है $100 बिलियन प्राप्त किया है भारत ने 2022 में। तो इस तरह से भारत जो है पहले स्थान पर है। रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में भारत पहले स्थान पर है। नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में छठवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। ठीक है, तो नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में छठवां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, भारत जो है पहले स्थान पर है। भारत ने 2022 में $100 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त किया है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर कौन है? मैक्सिको है। मैक्सिको ने कितना प्राप्त किया है? तो $60 बिलियन रेमिटेंस मैक्सिको ने प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर चीन है। चीन ने $51 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त किया है। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? याद रखिएगा $563 बिलियन। ठीक है, दिसंबर 2022 के अंत का आंकड़ा है ये। 2021-22 की बात करें तो मार्च के अंत में कितना जो है विदेशी मुद्रा भंडार था भारत के पास? $607 बिलियन था। सोलर पार्क, तो भारत सरकार ने 6 राज्यों में 59 सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इसका लक्ष्य है 40 गीगावाट क्षमता विकसित करना। देखिए, 2005-06 और 2019-20 के बीच भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं। तो याद रखिएगा कब से कब तक? तो 2005-06 से 2019-20 के मध्य। असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल को विकसित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। जैम की बात करें, यानी कि जो है जनधन आधार एवं मोबाइल के साथ डीबीटी ने समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ दिया है, जिससे लोगों को सशक्त बनाया जा सका है। बेरोजगारी दर की बात करें तो 2018-19 में बेरोजगारी दर 5.8% था और 2020-21 में घट करके 4.2% हो गया। ठीक है, तो ये जो है बेरोजगारी दर का आंकड़ा है इकोनॉमिक सर्वे में। तो आपका इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ आपको लक्ष्य पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 को संसद में 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय बढ़कर के कितना हो गया है? तो याद रखिएगा 1.97 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बजट से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, बजट क्या है? तो बजट जो है आय और व्यय का जो सूची होता है उसी को बजट कहते हैं। तो याद रखिएगा आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसी को बजट कहा जाता है।
यदि संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बजट शब्द का भारतीय संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वित्तीय वर्ष की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर के 31 मार्च तक का होता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, तो इसको जो है वित्तीय वर्ष बोलते हैं। देखिए, बजट की बात करें तो प्रथम बार भारत का बजट किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत का प्रथम बजट पेश किया था, इसीलिए उन्हें भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? जेम्स विल्सन। कब इन्होंने पेश किया था? 1860 में पेश किया था। और स्वतंत्र भारत की बात करें तो 1947 में भारत का बजट किसने पेश किया था? षणमुखम शेट्टी ने। देखिए, बजट 2023-24, तो इसमें जो है कुल प्राप्तियों का अनुमान कितना लगाया गया है? 27.2 लाख करोड़ रुपए, और कुल व्यय का अनुमान 45 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। मुख्य विषय की बात करें तो बजट 2023-24 का मुख्य विषय क्या है? समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना, याद रखिएगा। राज्यों को राजकोषीय घाटे की अनुमति दी गई है, तो राज्यों को अनुमति दी गई है कि वो अपने जो है जीडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटा रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रमुख घाटे। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलता है, खास करके राजकोषीय घाटा से जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। देखिए, वित्त वर्ष 2022-23 में यहाँ पर संशोधित अनुमान दिया गया है और 2023-24 का बजट अनुमान दिया गया है, तो दोनों याद रखना है, दोनों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं। देखिए, राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान कितना है? 6.4% है, और बजट अनुमान कितना है? बजट अनुमान है 5.9%। राजस्व घाटे की बात करें तो संशोधित अनुमान है 4.1% और बजट अनुमान है 2.9%। ठीक है, उसी प्रकार से प्रभावी राजस्व घाटा 3% है और यहाँ पर कितना है? 2.3%। प्राथमिक घाटा 2.9% है और बजट अनुमान कितना है इसका बजट अनुमान है 1.7%। ठीक है, तो खास करके ये बजट अनुमान वाला याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सप्तऋषि क्या है? तो देखिए, केंद्रीय बजट में 7 प्राथमिकताओं का उल्लेख किया गया है। इन्हीं 7 प्राथमिकताओं को संयुक्त रूप से सप्तऋषि कहा गया है। इसमें जो है 7 प्राथमिकताएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सप्तऋषि नहीं है। ठीक है, और 4 आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, जिसमें से 3 जो है इसमें से उठा लिया जाएगा और एक कोई अन्य ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं सप्तऋषि क्या है। देखिए, 7 प्राथमिकताएं हैं। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है बुनियादी ढांचा और निवेश, चौथा है निहित क्षमताओं का विस्तार, पांचवा क्या है? पांचवा है हरित विकास, छठवां है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। तो इसको 2 से 3 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय राजस्व और व्यय, यानी कि रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ पर जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या करता है, जो क्या नाम है, कर का जो प्रकार है उसको एक तरफ रख दिया जाता है, दूसरी तरफ जो है उसका परसेंटेज रख दिया जाता है और उसको मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, रुपया कहाँ से आता है। तो देखिए, उधार और अन्य देयता से 100 में से 34% रुपया यहाँ से आता है। सर्वाधिक जो है रुपया कहाँ से आता है? उधार एवं अन्य देयता से आता है। और दूसरे स्थान पर जीएसटी एवं अन्य कर है, यहाँ से जो है 17% आता है, 17% आता है।
निगम कर की बात करें तो यहाँ से 15% आता है, आय कर से भी 15% आता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से भी 7% आता है, कर भिन्न प्राप्तियों से 6% और सीमा शुल्क से 4%। तो ये जो परसेंट दिया गया है, जो कर या जो है शुल्क हैं, इनको जो है ये जो परसेंटेज है इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रुपया कहाँ पर जाता है, यानी जो है कहाँ पर खर्च होता है। तो सर्वाधिक रुपया जो बजट है उसमें जो है सर्वाधिक व्यय ब्याज अदायगी में किया जाता है। 20% जो है ब्याज अदायगी में चला जाता है। 18% करों एवं शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है उसमें जो है 18% खर्च हो जाता है। 17% केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में खर्च होता है। 9% केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में खर्च होता है और 9% जो है वित्त आयोग और अन्य अंतरण में खर्च होता है। 8% रक्षा में खर्च होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, ये परसेंट जो है याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए अब बजटीय पहले देख लेते हैं कि बजट में क्या क्या पहल किया गया है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनवाए गए हैं। तो ये जो है डेटा याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं लोगों को। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना, इसमें जो है 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। इन दो योजनाओं के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है। पीएम सम्मान किसान निधि, तो इसके तहत जो है 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण किया गया है, यानी कि उनके बैंक में डायरेक्ट जो है हस्तांतरण कर दिया गया है। किस योजना के तहत? पीएम सम्मान किसान निधि के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पीएम आवास योजना, इसके लिए जो है 69,000 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है, यानी 69,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें कितना वृद्धि हुआ है? 66% का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसको केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा और 2026 तक लक्ष्य रखा गया है कि 3.5 लाख एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, पीएम पीबीटीजी विकास मिशन, तो इस पर जो है 3 वर्षों में इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसका उद्देश्य है एसटी यानी कि जो है अनुसूचित जनजाति का विकास सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम यानी कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, ये जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर प्रारंभ हुआ है। इसको केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें 500 ब्लॉकों को शामिल किया गया है और इसका उद्देश्य है इन शामिल ब्लॉकों का समग्र विकास करना। ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना, इसका उद्देश्य है उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका पीडीएफ आप लक्ष्य फीचर्स टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज टेलीग्राम पर लक्ष्य फीचर्स के नाम से सर्च करेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा, ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। तो भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? याद रखिएगा हैदराबाद में है। इसको जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। तो बजट में, केंद्रीय बजट में मोटे अनाज को किस नाम से संबोधित किया गया है? श्री अन्न के नाम से संबोधित किया गया है। तो याद रखिएगा मोटे अनाज को ही श्री अन्न नाम दिया गया है। और 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कृषि संवर्धन निधि यानी कि जो है एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के युवा उद्यमियों की उद्यम की स्थापना में सहायता करना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम, इसका प्रारंभिक परिव्यय यानी कि जो है प्रारंभिक खर्च कितना आवंटित किया गया इसके लिए, तो याद रखिएगा 2200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इसका लक्ष्य है उच्च गुणवत्ता वाली बागानी फसलों का विकास करना। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना, इसमें जो अधिकतम जमा राशि की सीमा थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 30 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले कितना था, 15 लाख था, अब बढ़ा करके 30 लाख रुपया कर दिया गया है। देखिए जन विश्वास विधेयक, इसको जो है लाने की योजना है। इसमें 42 केंद्रीय कानूनों को संशोधित किया जाएगा, यानी कि जो अवांछित कानून है उसको जो है संशोधित किया जाएगा, ताकि जो है सरकार पर यानी कि सरकारी विश्वसनीयता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसकी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य है मांग आधारित कौशल वर्धन करना, यानी कि मार्केट में जिस कौशल की डिमांड है, जिस कौशल का जो है मांग है, उसके अनुसार लोगों को कौशल प्रदान करना, उनको स्किल करना, ताकि उनको जो है सहजता से रोजगार मिल जाए। देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसका उद्देश्य है 3 साल में 47 लाख युवाओं को वृत्ति सहायता प्रदान करना। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका उद्देश्य है 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल संपन्न बनाना। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है IGOT कर्मयोगी, यानी कि आई गॉट कर्मयोगी, इसका शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। यह एक जो है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। इसका उद्देश्य है लाखों सरकारी कर्मचारियों का कौशल बढ़ाना और जन केंद्रित सुविधाएं प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नया अवसंरचना वित्त सचिवालय, तो इसको जो है सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाना। शहरी अवसंरचना विकास कोष, इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसके जो कोष हैं, इसका जो कोष है उसका उपयोग है शहरी अवसंरचना के निर्माण में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निकाय डिजिलॉकर, निकाय डिजिलॉकर की स्थापना की जाएगी। इसके तहत आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रखना आसान हो जाएगा। इसका क्या नाम है, निकाय डिजी लॉकर। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कई बार मैंने पढ़ाया है। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में सीमावर्ती गांवों में पर्यटन के बुनियादी ढांचे का विकास करना इसका उद्देश्य है। यूनिटी मॉल, तो राज्यों को इसे स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि जो है एक जिला एक उत्पाद, GI टैग उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके। क्या नाम है इसका, यूनिटी मॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2022 में 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, तो याद रखिएगा कितना, 47.8 करोड़। UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपए के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान, इसकी स्थापना सरकार के द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य है प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों का क्षमता निर्माण करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग जो है देखिएगा, और 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो सारा फैक्ट याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, इसको भी पढ़ा दिया गया है आपको। देखिए यह जो है एक नई लघु बचत योजना है। इसके लाभार्थी कौन होंगे, तो महिलाएं होंगी, लड़कियां होंगी, बालिकाएं होंगी। ब्याज दर कितना इस पर मिलेगा, तो देखिए इस पर जो है 7.5% का ब्याज दर मिलेगा। यह 2 वर्षों के लिए मान्य होगा। और इसमें अधिकतम जमा सुविधा कितना होगा, याद रखिएगा 2 लाख रुपए तक होगा। देखिए रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
ये 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि का 9 गुना से अधिक है। यह अब तक की सर्वाधिक धनराशि है। चलिए देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय रेल योजना, इसमें जो है 75,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। देखिए गोवर्धन योजना की बात करें तो इसके तहत 500 नए अपशिष्ट से बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें जो है 10,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। देखिए पीएम प्रमाण कार्यक्रम, इसे जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण एवं सुधार हेतु प्रारंभ किया गया है। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये जो है मृदा की उर्वरता को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। क्या नाम है? पीएम प्रणाम कार्यक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसका लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए शुद्ध शून्य लक्ष्यों और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए निवेश करने का प्रावधान किया गया है। देखिए अमृत धरोहर योजना, इसको अगले 3 वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा। अर्धभूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसका क्या नाम है? अमृत धरोहर योजना, याद रखिएगा। देखिए नए व्यक्तिगत आयकर की कर प्रणाली में बदलाव, तो कर स्लैब की सीमा को 6 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 कर दिया गया है। पहले 6 स्लैब थे, अब 5 हो गए हैं। कर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं। तो चलिए कर स्लैब देख लेते हैं। देखिए ये है कर स्लैब, लाख रुपए में दिया गया है, और इधर जो है कर का दर दिया गया है प्रतिशत में। देखिए 0 से 3 लाख रुपए तक यदि किसी का इनकम है तो उस पर जो है कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, टैक्स फ्री है। यदि 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक का इनकम है तो 5% का टैक्स लगाया जाएगा। और यदि जो है 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक का इनकम है तो 10% का टैक्स लगेगा। 9 लाख से 12 लाख रुपए तक 15%, 12 लाख से 15 लाख के मध्य 20% का टैक्स लगेगा, और 15 लाख से ऊपर यदि किसी का इनकम है तो 30% का टैक्स उसे पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वस्त्रों और कृषि को छोड़ करके बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर कितना कर दिया गया है? 3 कर दिया गया है। लिथियम आयन बैटरी की उत्पादन करने वाली मशीनरी और कैपिटल गुड्स पर सीमा शुल्क से संबंधित प्रावधान को बढ़ा करके मार्च 2024 तक कर दिया गया है। तो ये आपका यूनियन बजट 2023-24 कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ आपको लच फीचर्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 को किसके द्वारा पेश किया गया है? तो याद रखिएगा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा पेश किया गया है। यदि बजट के आकार की बात करें तो बजट का आकार है 6,90,242.43 करोड़ रुपया। पूरा डिजिट याद रखिएगा। आर में एक बार पूरा डिजिट जो है रख करके पूछा गया था, काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, तो जो है शॉर्ट में इसको याद मत करिएगा। पूरा डिजिट जो है याद रखिएगा 6,90,242.43 करोड़ रुपया। राजकोषीय घाटे की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है? तो याद रखिएगा 3.48% है। कितना है? 3.48% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कृषि से संबंधित कुछ तथ्य हैं, देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश के द्वारा 51,645 करोड़ रुपए भुगतान किए गए हैं। तो याद रखिएगा। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो आवंटन वगैरह किया जाता है योजनाओं के तहत, तो इसको थोड़ा सा जो है केयरफुली देखिएगा। देखिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना, तो इस योजना के लिए 631 करोड़
लाख रुपया आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना, तो वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में प्राकृतिक खेती इसके तहत प्रारंभ की गई है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित करने का जो है प्रस्ताव किया गया है बजट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ तथ्य है। देखिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, तो इस मिशन के तहत 1,85,00,000 लोग लाभान्वित होंगे। 2023-24 में 291 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए राष्ट्रीय पोषण अभियान योजना, तो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इस योजना के लिए 455 करोड़ 52 लाख रुपए आवंटित करने का इस बजट में जो है प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा की बात करें तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत 20,255 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कौशल विकास मिशन के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटन करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, इसके लिए 70 करोड़ रुपए आवंटन हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यूनिटी मॉल, तो यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश बजट में 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसका उद्देश्य है ODOP यानी कि जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, हस्तशिल्प उत्पादों के बाजार को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। फार्म पार्कों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। कितना? 25 करोड़ रुपया। चलिए देखते हैं। देखिए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य किया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? प्रयागराज में, जिसे आप पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। और इसकी स्थापना हेतु 103 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उसी को शामिल किया गया है, इसे आप लोग केयरफुल्ली तैयार कीजिएगा। और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्य PCS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, तो इसका उद्देश्य है पर्यटन स्थलों का विकास करना। इसके लिए जो है 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, यानी कि इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड है, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना लखनऊ में की जाएगी। इसके स्थापना हेतु 2.5 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो इसके लिए जो है 30 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। देखिए स्पोर्ट कॉलेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में इसका निर्माण किया जाएगा, सहारनपुर, फतेहपुर, बलिया। तो तीनों जिलों का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके निर्माण हेतु 20 करोड़ 50 लाख रुपए प्रस्तावित हैं। खेल विकास कोष, तो खेलों के विकास हेतु एक कोष की स्थापना की जा रही है, इसके लिए जो है 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना, इसके लिए 622 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इसका उद्देश्य है पंचायतों का क्षमता संवर्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका जो है उद्देश्य भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, इसके लिए
85 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य है 2478 उत्कृष्ट गांव पंचायतों को प्रोत्साहित करना। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्राम की बात करें तो इसके लिए 1203 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। कितना? 1203 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, तो इसको जो है स्टार लगा लीजिए। राज्य की यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की कुछ उपलब्धियां हैं, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश किन मामलों में प्रथम स्थान पर है, देख लेते हैं। देखिए अटल पेंशन योजना में पंजीकरण के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। दूध, गन्ना और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इथेनॉल की आपूर्ति में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश द्वारा 39.20 करोड़ से अधिक डोज जो है लगाए गए हैं, डोज दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को। किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टार्टअप रैंकिंग में इंस्पायरिंग लीडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा अपने उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में G20 देशों से संबंधित 11 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। कहाँ कहाँ? लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय कितनी हो गई है? तो वर्तमान में लगभग जो है 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो गई है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार है। ठीक है, देश की जीडीपी में इसका योगदान कितना है? तो उत्तर प्रदेश का योगदान है देश की जीडीपी में 8%, याद रखिएगा 8% योगदान है। जीएसडीपी वृद्धि दर यानी कि उत्तर प्रदेश का वृद्धि दर कितना है? देखिए जीएसडीपी का अर्थ क्या है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो है राज्य सकल घरेलू उत्पाद। वृद्धि दर की बात करें तो 2021-22 में 16.8% था और 2023-24 में 19% अनुमानित है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2023-24 में वृद्धि दर उत्तर प्रदेश का कितना अनुमानित है? 19%। और भारत का वृद्धि दर कितना अनुमानित है? तो याद रखिएगा 2023-24 में भारत का वृद्धि दर 6% से लेकर के 6.8% अनुमानित है और उत्तर प्रदेश का 19%। बेरोजगारी दर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 4.2% है, याद रखिएगा। तो इस तरह से आपका जो है यूपी बजट भी कवर हो गया है, तो इसको जो है 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, सारे फैक्ट तैयार हो जाएंगे। तो इसका पीडीएफ आपको लक्ष्य पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर लक्ष्य पीसीएस के नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।